राधिका अपने परिवार की इकलौती बेटी थी। वो अपने मम्मी पापा की बहुत ही लाडली थी। एक दिन राधिका अपने मम्मी पापा के साथ बाहर घूमने जा रही थी। इस बीच एक सड़क हादसे में राधिका के मम्मी पापा की मौत हो गई और राधिका बच गई। उस समय राधिका की उम्र केवल 6 साल की थी। राधिका की देखभाल उसके मामा ने करनी शुरू कर दी। उस समय राधिका के मामा की शादी को 2 साल हुए थे और उनकी कोई संतान नहीं थी। राधिका के मामा उसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन राधिका की मामी उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती थी। 1 साल बाद मामा के घर एक बेटी ने जन्म लिया। रिया के आने के बाद उसकी मामी राधिका से घर के सारे काम करवाती और उसके साथ नौकरों जैसा व्यवहार करती। राधिका पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। जैसे तैसे करके उसने 10वीं तक की पढ़ाई की और इसके बाद उसकी मामी ने उसे घर के काम में लगा दिया। राधिका दिन भर घर के काम करती और रात को चोरी छिपे अपनी किताबें पढ़ती। जब भी राधिका मामी को पढ़ते हुए दिखाई देती, उसे बहुत बुरी तरह मारती थी। फिर भी राधिका ने पढ़ना नहीं छोड़ा और अपने मामा मामी से कभी नाराज नहीं हुई। उन्हें वो उतनी ही इज्जत देती जितनी वो अपने माता पिता को देती थी। एक दिन राधिका ने अपनी मामी की लड़की से कहा, रिया तुम मेरी थोड़ी मदद कर दो, आज मैं बहुत थक गई हूँ। और रिया ने जाकर अपनी मम्मी को कहा कि राधिका मुझे काम करने को कह रही है। इतना सुनते ही मामी ने राधिका को बहुत डांटा और उसे एक लकड़ी से बहुत मारा। फिर भी राधिका अपनी मामी से विनती करती रही, मामी जी आज मुझसे काम नहीं हो पा रहा, मुझे बहुत तेज बुखार है, मैं बाकी का काम कल कर दूंगी। राधिका बुखार आने की वजह से काम नहीं कर पा रही थी और उसकी मामी उसको ज़बरदस्ती काम करने को कह रही थी। जैसे तैसे करके राधिका ने हिम्मत जुटाकर अपना काम खत्म किया। धीरे धीरे इसी तरह 2 साल गुजर गए। राधिका ने अपने मामा को कहा, मामा जी मुझे अपनी 12वीं कक्षा की तैयारी करनी है और घर के काम होने की वजह से मैं अपनी परीक्षा की तैयारी नहीं कर पा रही हूँ। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? जब राधिका अपने मामा से ये बात कह रही थी, उसकी मामी ने उनकी बातें सुन ली और उनसे राधिका और उसके मामा को खरी खोटी सुनाने लगी। उसने कहा कि आप मेरी मर्जी के बगैर इसको कैसे पढ़ा सकते हो, जब मैंने कह दिया था कि इसको घर के काम करने हैं, लेकिन आप इसको चोरी छिपे पढ़ाते रहे और मुझे भनक भी नहीं लगने दी। क्या यही आपका फ़र्ज है? आप खुद की बेटी आपको प्यारी नहीं लगती? सारा पैसा इसी पर लगा दोगे तो उसके लिए क्या बचा कर रखोगे? उसका भविष्य कैसे तैयार करोगे? न जाने कैसे कैसे ताने मारती रहीं। चुपचाप राधिका सुनती रही। फिर भी राधिका के मामा ने हार नहीं मानी और राधिका को आगे पढ़ाई करने के लिए प्रेरित करते रहे। इतना सुनते ही राधिका अपने मामा के गले लगकर बहुत रोई। राधिका अपने मामा से बहुत प्यार करती थी। वो अपने मामा को देखकर अपने पापा को याद करती थी और वो सोचती थी, अगर आज मेरे माता पिता जिंदा होते तो मेरा इसी प्रकार ख्याल रखते और मुझे आगे पढ़ने के लिए प्रेरित करते। जैसे तैसे करके राधिका ने 12वीं की परीक्षा दी। राधिका का रिजल्ट आने वाला था और वो भगवान से दुआ मांग रही थी कि उसका रिजल्ट अच्छा आए। उसने अपने मामा से कहा, मामा जी मुझे आज आशीर्वाद दीजिए कि मेरा रिजल्ट अच्छा आए। थोड़ी देर बाद राधिका अपने मामा के साथ इंटरनेट पर अपना रिजल्ट देख रही थी और उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। जब उसने देखा कि वो राज्य में प्रथम स्थान पर आई है। राधिका का रिजल्ट देखकर राधिका के मामा का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। उसने राधिका को गले से लगाया और मुबारकबाद दी। जब मामी को पता चला कि राधिका ने पूरे राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, मन ही मन वो बहुत खुश हुई, लेकिन उन्होंने राधिका के सामने खुशी जाहिर नहीं की। अंदर जाकर अपनी बेटी रिया को कहने लगी, देखो रिया, राधिका घर का सारा काम करती है और फिर भी पढ़ाई में इतनी अच्छी तरीके से कर रही है, और तुम हो कि सारा दिन मोबाइल पर लगी रहती हो। इतनी सारी सुविधाएं देने के बावजूद भी तुम अपनी पढ़ाई में अच्छा रिजल्ट नहीं ला पा रही हो। इतना सुनते ही रिया का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी,
अब तुम भी पापा की तरह उसी का पक्ष लेने लग जाओ। वो हमारे घर में एक नौकरानी की तरह रहती है और उससे मेरी बराबरी मत करो। मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, उसको जो करना है करे। उसकी बातें सुनकर मामी की आंख भर आई। वो मन ही मन में सोचने लगी कि जिस बेटी को इतने अच्छे से पाल रही हूँ वही मुझे आंखें दिखा रही है। एक तरफ राधिका है कि मुझसे ऊंची आवाज में बात भी नहीं करती, जो भी बोलती हूँ वही काम करती है। उसको अंदर ही अंदर पछतावा होने लगा। कुछ सालों के बाद आज राधिका एक अच्छे मुकाम पर पहुंच गई, पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गई थी। दूसरी तरफ रिया एक अमीर बाप की बिगड़ैल बेटी की तरह व्यवहार करने लगी, जो मन में आता वही करती। रिया ने अपने माता पिता का जीना दूभर कर दिया था। रात रात भर रिया पार्टी करती और उसके साथ साथ उसने नशा करना भी शुरू कर दिया था। एक दिन मामी ने आकर राधिका से बात की और कहा, राधिका तुम रिया से बात करो, हो सके तो उसको उसके अच्छे भविष्य की सलाह दो। अपनी मामी के कहने पर राधिका रिया से बात करने के लिए जाती है। वो रिया को समझाने की कोशिश करती है, रिया जो तुम कर रही हो और तुम्हारे भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। मामा मामी तुम्हारे इस व्यवहार से बहुत परेशान हो रहे हैं। ये तुम्हारा जीवन है, तुम इसे क्यों बर्बाद करने पर तुली हो? तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। रिया राधिका के ऊपर चिल्लाती है, तुम कौन होती हो मुझे ये सब बताने वाली? मुझे अपने भविष्य के बारे में अच्छे से पता है, मैं क्या कर रही हूँ। मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। और राधिका का हाथ पकड़कर उसे अपने कमरे से बाहर निकाल देती है। राधिका अपने कमरे में वापस आ जाती है और बहुत सोचती है कि माता पिता अपने बच्चों के लिए कितना करते हैं और बच्चे हैं कि उनको कोई इज्जत नहीं देते। ऐसा क्यों होता है? राधिका ने निश्चय किया वो कभी भी अपने मामा मामी को शर्मिंदा नहीं होने देगी। वो कोई ऐसा काम नहीं करेगी जिसके कारण उसके मामा मामी को दुख उठाना पड़े। एक दिन राधिका के अस्पताल में एक फ़ोन आया। उसे पता चलता है कि कोई लड़की नशे की हालत में दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। उसके लिए एम्बुलेंस भेजने का प्रबंध किया जाए। राधिका ने हॉस्पिटल से बताए गए पते पर एम्बुलेंस भेज दी और थोड़ी देर बाद एम्बुलेंस वापस आई। और जब वो इलाज करने के लिए आईसीयू में गई तो पता चला कि ये तो उसकी बहन रिया है, जो नशे में चूर है और उसे कोई होश नहीं है। उसके सिर पर गहरी चोटें आई हुई हैं। उसको इस हालत में देखकर वो घबरा जाती है और सोचती है कि क्या मैं पहले मामा मामी को इसके बारे में खबर करूं या नहीं। फिर अचानक ही राधिका को ख्याल आता है कि मामा जी ये खबर सुनकर दुखी हो जाएंगे। मैं पहले इसका इलाज करती हूँ और बाद में घर जाने के बाद सब कुछ बता दूंगी। जब राधिका अपनी बहन का इलाज कर रही थी तो उसने पाया कि उसने अधिक मात्रा में ड्रग्स लिए हैं, जिसकी वजह से रिया को कैंसर हो गया है। उसका कैंसर सेकेंड स्टेज पर था, लेकिन राधिका ने हार नहीं मानी और उसने उसका इलाज करना शुरू किया। राधिका अपने सहकर्मी डॉक्टरों की मदद से अपनी बहन को बचा लेती है। उसके बाद वो घर जाकर अपने मामा मामी को अपनी बहन के बारे में बताती है तो उसकी मामी ये खबर सुनकर बेहोश हो जाती हैं। राधिका ने जैसे तैसे करके अपनी मामी को संभाला और उनसे कहा, अभी रिया बिल्कुल ठीक है, खतरे से बाहर है, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। सुबह होते ही मैं आपको रिया से मिलवा दूंगी। सुबह होने के बाद राधिका अपने मामा मामी के साथ अस्पताल जाती है और रिया से मिलवाती है। रिया को तब तक होश आ चुका था और अपने किए पर बहुत पछतावा कर रही थी। उसको लग रहा था कि वो एक गलत आदत की शिकार हो रही है। उसकी बहन राधिका उसको समझाकर थक गई थी, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनती थी। एक हफ्ते के बाद रिया अपने घर आती है और सब उसकी अच्छे से देखभाल करते हैं। राधिका ने घर में किसी को नहीं बताया कि रिया को कैंसर भी है। रिया अपनी सेहत का ध्यान रखती है और जल्दी से ठीक होने के लिए राधिका की हर बात मानती है। राधिका ने रिया के कैंसर वाली बात अपने मामा को बताना जरूरी समझा और उसने कहा, मामा जी रिया को कैंसर है, दूसरी स्टेज पर है।
हमें उसको ठीक करने के लिए सबसे पहले उसको नशे से दूर रखना होगा और इसके लिए उसे मनाना होगा, नहीं तो उसकी ज़िंदगी को खतरा हो सकता है। राधिका ने जब अपने मामा को बताया तो मामा जी के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। मामा जी ने कहा, नहीं, ये नहीं हो सकता। इतनी कम उम्र में मेरी बेटी को इतनी भयंकर बीमारी कैसे हो सकती है? भगवान उसकी रक्षा करे। और ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मैंने ऐसा क्या किया जो मेरी बेटी को इतनी बड़ी सज़ा मिली है? राधिका अपने मामा को हिम्मत देती है, कहती है, मामा जी, अगर आप हिम्मत हार जाएंगे तो हम सबका क्या होगा? आपको हिम्मत से काम लेना होगा और हम रिया को इस बीमारी से बचा लेंगे। मामा जी थोड़ी हिम्मत करके खड़े होते हैं और राधिका से पूछते हैं कि हमें क्या करना होगा, हम उसको कैसे बचा सकते हैं? राधिका ने कहा, मामा जी, मेरी पहचान में एक बहुत अच्छे डॉक्टर हैं जिन्होंने न जाने कितने ही लोगों को बचाया है। हम कल ही उनके पास चलेंगे और रिया के बारे में बात करेंगे। अब आप कुछ खा लीजिए। अगर आप नहीं खाएंगे तो मामी जी और रिया को शक हो जाएगा कि हम उनसे कुछ छिपा रहे हैं। जैसे ही राधिका अपने मामा जी को बेड पर बैठने के लिए बोलती है, तभी उसने देखा कि मामी जी दरवाजे पर खड़ी ये सब बातें सुन रही थी और कुछ बोल नहीं रही थी। राधिका ने मामी जी को अंदर बुलाया और कहा, मामी जी, आप यहाँ, मुझसे कोई काम था क्या? मामी राधिका को गले लगाती हैं और हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती हैं। राधिका, मुझे सच सच बताओ कि रिया को ये बीमारी कब से है और उसका इलाज कैसे हो सकता है? राधिका अपनी मामी को एक गिलास पानी देती है और कहती है, आप पहले आराम से पानी पी लीजिए, मुझे कल डॉक्टर के पास रिया की रिपोर्ट लेकर जाना है। उनसे पूछते हैं कि क्या कंडीशन है। आज मामी को राधिका के साथ किए हुए व्यवहार पर बहुत पछतावा हो रहा था और उसने कहा, राधिका बेटी, मुझे माफ़ कर दो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ बड़ी सख्ती से पेश आई, कभी सीधे मुंह तुमसे बात नहीं की और तुम हमेशा एक बेटी का फर्ज निभाती रही। राधिका अपने मामी के गले लग जाती है और उसकी आंखों से खुशी के आंसू निकल आए। मामी ने कहा, बेटी, अब तुम कभी नहीं रोना, मुझे मेरी गलती का एहसास हो चुका है, मैं तुम्हें और दुख नहीं दूंगी और हमेशा रिया की तरह तुझे भी प्यार करूंगी। सब मिलकर निर्णय करते हैं कि कल डॉक्टर के पास जाएंगे और रिया की बीमारी के बारे में बात करेंगे। सब एक दूसरे को सांत्वना देते हैं कि सब ठीक हो जाएगा और हम अपनी बेटी को बचा लेंगे। राधिका को आज अपने मम्मी पापा की बहुत याद आई और भगवान से दुआ की कि मम्मी पापा, आप जहाँ भी हैं, आपका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ बना रहे। और आज मुझे सच में माता पिता का प्यार मिल रहा है। आज मुझे पूरा परिवार मिल गया। अब मेरी जिम्मेवारी है कि परिवार की खुशियों को किसी की नज़र ना लगे। सुबह होते ही सब लोग डॉक्टर के पास जाने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन राधिका ने अपनी मामी को कहा, मामी, अगर आप भी हमारे साथ चलोगे तो रिया को शक हो जाएगा और वो अभी इस हालत में नहीं है कि हम उसको उसकी बीमारी के बारे में बता सकें। अच्छा होगा कि आप घर पर रहें और उसका ध्यान रखें। मैं और मामा जी डॉक्टर से मिलकर आते हैं और आपको हर बात बता देंगे। आप चिंता ना करें, हम आपसे कुछ नहीं छुपाएंगे, जो भी होगा सब आपके सामने रखेंगे। मामी को भी राधिका की बात ठीक लगी और मामी ने घर पर रहना ही सही समझा। राधिका और उसके मामा जी डॉक्टर से मिलने के लिए जाते हैं। अस्पताल में पहुंचकर राधिका ने डॉक्टर वर्मा को फ़ोन किया और पूछा, मुझे आपसे मिलना है, बहुत इमरजेंसी है, अगर हो सके तो क्या मैं आपसे मिल सकती हूँ? डॉक्टर वर्मा ने कहा, हाँ राधिका जी, आप अभी आ सकती हैं, क्योंकि अभी मैं अस्पताल में ही हूँ और व्यस्त भी नहीं हूँ। राधिका ने डॉक्टर वर्मा को रिया की रिपोर्ट दिखाई। रिपोर्ट देखने के बाद डॉक्टर वर्मा ने कहा, राधिका जी, मैं आपसे कुछ छुपाऊंगा नहीं, लेकिन आपकी बहन की हालत बहुत नाजुक है, हमें जल्द से जल्द उनका इलाज शुरू करना होगा, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी और इसके लिए मुझे मरीज से मिलना होगा। मामा जी ने कहा,
डॉक्टर साहब, हमने रिया को अभी तक कुछ नहीं बताया। मैं आपसे कुछ नहीं छुपाना चाहता। वो नशा बहुत करती है, किसी की बात नहीं मानती, बहुत ही जिद्दी और घमंडी लड़की है। आप कैसे भी करके मेरी बेटी को बचा लीजिए, अब हमें आपसे ही उम्मीद है। और मामा जी हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। मामा जी की बात सुनकर डॉक्टर वर्मा ने बड़ा अफसोस जाहिर किया कि आजकल के बच्चे अपने जीवन से कितना बड़ा खिलवाड़ करते हैं, अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर नशे की हालत में रहने लगे हैं। डॉक्टर वर्मा ने मामा जी को सांत्वना दी और कहा, आप चिंता न करें, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। आप एक बार रिया को मेरे पास ले आएं, फिर मैं देखता हूँ, कोशिश करता हूँ उसको समझाने की। जितना हो सकेगा हम उसको समझाएंगे और भगवान से दुआ कीजिए कि उसको हमारी बात समझ में आ जाए और अपनी ज़िंदगी सही ढंग से जीने लगे। राधिका डॉक्टर से कल आने की बात करती है और उनसे विदा लेकर अपने घर की ओर चल पड़ती है। राधिका और उसके मामा जी घर आ जाते हैं। घर पहुंचकर मामी पूछने लग जाती हैं कि डॉक्टर ने क्या कहा, क्या रिया ठीक हो जाएगी। मामा जी ने कहा, पहले एक गिलास पानी तो पिला दो, उसके बाद सब बताते हैं। पानी पीने के बाद मामा जी ने कहा, तुम यहाँ बैठो, देखो तुम घबराओ मत। डॉक्टर ने कहा है कि हमें रिया को उनसे मिलवाना होगा, उसके बाद ही डॉक्टर हमें कुछ बता पाएंगे। मामी ने कहा, रिया को कैसे बताएं कि उसे कैंसर है। अगर हमने उसको डॉक्टर के पास जाने के लिए कहा तो हमारी बात नहीं सुनेगी, उल्टा हम पर चिल्लाएगी। हमें कोई ऐसा रास्ता खोजना पड़ेगा जिसकी वजह से वो खुशी से तैयार हो जाए और हम उसे डॉक्टर के पास ले जा सकें। राधिका ने बीच में टोकते हुए कहा, मामा मामी जी, मैं रिया से बात करके देखती हूँ, शायद मेरी बात मान ले। राधिका अंदर चली जाती है। रिया के कमरे में जाकर राधिका ने रिया से उसका हालचाल पूछना शुरू किया। अब तुम्हें कैसा लग रहा है, और थोड़ी इधर उधर की बात करके उसका मन बहलाना शुरू किया। आज रिया अच्छे मूड में लग रही थी और बड़े प्यार से जवाब दे रही थी, हाँ मुझे अब अच्छा लग रहा है। राधिका ने थोड़ी हिम्मत की और रिया से कहा, देखो रिया, मैं तुमसे एक बात कहने जा रही हूँ, तुम्हें उसे बड़े आराम से और बड़े धैर्य से सुनना होगा। रिया एक प्रश्नवाचक दृष्टि से राधिका को देख रही थी कि राधिका क्या कहने वाली है। उसने कहा, राधिका मुझे जल्दी बताओ, पहेलियां मत बुझाओ, मुझे ये सब पसंद नहीं, जो कहना है साफ साफ कहो। राधिका ने बड़े प्यार से रिया के सिर पर हाथ रखा और कहा, रिया तुम्हें सुनकर बहुत दुख होगा, लेकिन मैं तुम्हें ये बात बताए बिना भी नहीं रह सकती, क्योंकि ये तुम्हारी ज़िंदगी का सवाल है। रिया को फिर गुस्सा आने लग गया और वो चिल्लाकर बोली, तुम मुझे बताने का कष्ट करोगी या फिर मुझे ऐसे ही पहेली बुझाती रहोगी? अगर नहीं बताना चाहती हो तो मेरे कमरे से बाहर चली जाओ। राधिका ने कहा, देखो रिया, तुम्हारे इलाज के दौरान हमें पता चला है कि तुम कैंसर से पीड़ित हो। इतना सुनते ही रिया की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो एकदम से रिएक्ट करती है, ये नहीं हो सकता, तुम झूठ बोल रही हो, तुम मुझसे जलती हो, इसीलिए मुझे बेवकूफ़ बनाने के लिए इस बीमारी का बहाना बनाया है। और वो ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाती है। राधिका ने अपनी बहन का हाथ अपने हाथ में पकड़ा और कहा, रिया, तुम मुझसे कितना भी गुस्सा हो जाओ, लेकिन सच्चाई नहीं बदल सकती। तुम्हें कैंसर ने घेर लिया है, लेकिन तुम घबराओ मत। हमने तुम्हारे इलाज के लिए बहुत बड़े डॉक्टर से बात की है, जिसने तुम्हें कल मिलने के लिए बुलाया है, और वो एक बहुत ही जाने माने डॉक्टर हैं। उन्होंने बहुत से कैंसर पीड़ितों को ठीक किया है और तुम भी ठीक हो जाओगी। बहुत मशक्क़त करने के बाद आखिरकार रिया डॉक्टर के पास जाने को तैयार हो जाती है। राधिका और रिया दोनों अपने कमरे से बाहर आकर अपने मम्मी पापा के पास बैठी हैं। रिया को देखकर उसके मम्मी पापा आशा भरी नज़र से उसको देखते हैं कि वो जल्दी से ठीक हो जाए और उसका भविष्य सुधर जाए। सब रिया को लेकर डॉक्टर के पास पहुंचते हैं। डॉक्टर वर्मा ने रिया से पूछा, आप कैसे हो? अभी आपकी तबीयत कैसी है? रिया ने कहा,
पहले से बेटर फील कर रही हूँ, लेकिन कल मुझे मेरे घर वालों ने बताया कि मुझे कैंसर है और इस सिलसिले में हम आपके पास आए हैं। डॉक्टर साहब मुझे बताइए कि मुझे ये बीमारी कब से है। डॉक्टर ने कहा, देखो रिया, सबसे पहले तुमको अपने शरीर का ध्यान रखना होगा। तुम एक समझदार लड़की हो, तुम्हें अपना भला बुरा अच्छे से पता है, और जो तुमने एक गलत आदत पाल रखी है उसको छोड़ना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो तुम अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठोगी। रिया ने कहा, मैं नशा करना नहीं चाहती, लेकिन मुझसे कंट्रोल नहीं होता। जब तक मैं ड्रिंक नहीं लेती हूँ मुझे बड़ी बेचैनी महसूस होती है और मैं फिर नशा कर लेती हूँ। डॉक्टर ने कहा कि हम इसमें आपकी मदद कर सकते हैं, लेकिन छोड़ना तो आप ही को पड़ेगा। आप अंदर चलिए, हमें आपके कुछ टेस्ट करने होंगे। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट किए और रिया से बाहर इंतज़ार करने को कहा। 2 घंटे के बाद डॉक्टर ने रिया और उसके परिवार वालों को अंदर बुलाया और कहा कि अभी मैंने कुछ टेस्ट किए हैं जिसमें हमें पता चला है रिया को ज़्यादा नशा करने की वजह से उसको फेफड़ों का कैंसर हुआ है। कुछ रिपोर्ट्स 3 दिन बाद मिलेंगी। तब तक मैं कुछ दवाइयाँ दे रहा हूँ जिससे रिया को नशा ना करने में भी मदद मिलेगी और थोड़ा आराम भी। डॉक्टर ने कहा, आप 3 दिन बाद आकर मुझसे मिले। राधिका ने पूछा, डॉक्टर वर्मा, रिया ठीक हो जाएगी ना? डॉक्टर ने कहा, आप भी एक डॉक्टर हो, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि रिया जल्द से जल्द ठीक हो जाए। सब घर वापस आ गए। रिया को सब मिलकर समझाने लगे कि अभी भी टाइम है, वो अपने बारे में सोचे। रिया की रिपोर्ट आने वाली थी जिसमें पता चलने वाला है रिया की बीमारी कितनी ज़्यादा है। रिया और राधिका दोनों डॉक्टर के पास रिपोर्ट लेने के लिए गईं। राधिका ने पूछा, डॉक्टर साहब, रिया की रिपोर्ट आ गई? डॉक्टर ने कहा, आ चुकी है, जिसमें हमें पता चला है कि रिया ड्रिंक के साथ साथ धूम्रपान भी बहुत करती थी, जिसकी वजह से उसका एक फेफड़ा काफ़ी हद तक प्रभावित हुआ है। डॉक्टर ने रिया से कहा, देखिए रिया जी, आप कोई बच्ची तो नहीं है जिसको प्यार से समझाया जाए। आप अपना अच्छा बुरा सब समझ सकती हो। 3 दिन पहले भी मैंने आपको यही बात समझाई थी कि सबसे पहले अपनी ज़िंदगी देखो। कुछ नहीं रखा है नशे की आदत में, वो सिवाय नुकसान के और कुछ नहीं देता और आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। अगर आप ठीक होना चाहते हो तो सबसे पहले अपने आप को, अपनी इस लत को छोड़ना पड़ेगा। डॉक्टर ने कहा कि आपका इलाज हमें अभी से शुरू करना होगा। रिया ने कहा, डॉक्टर वर्मा, आप जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगी। मुझे ठीक होना है। इस बीमारी के दौरान मैंने देखा कि मेरे परिवार वालों पर क्या बीत रही है। वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मैंने उन्हें सिवाय दुख के कुछ नहीं दिया। कभी सीधे मुंह बात तक नहीं की और वो ज़ोर ज़ोर से सुबक कर रोने लगती है। रोते रोते एकदम से रिया की सांस फूलने लगी और वो बेहोश हो गई। डॉक्टर जल्दी से रिया को वेंटिलेटर पर ले गए और उसे ऑक्सीजन लगाया। थोड़ी देर बाद रिया को होश आया। राधिका के साथ घरवालों को सामने देखकर वो चौंक गई। रिया ने पूछा कि मम्मी पापा, आप यहाँ अस्पताल में? यहाँ तो मैं और राधिका आए थे, फिर आप लोग यहाँ क्यों आए? पापा ने कहा, बेटा तुम्हारी तबीयत बिगड़ी देख राधिका ने हमें फ़ोन करके बताया तो हमसे रहा नहीं गया, इसीलिए हम दोनों आ गए। डॉक्टर ने कहा, देखिए उनके पास कोई भी रह सकता है। पापा ने कहा कि राधिका तुम अपनी मामी को लेकर घर जाओ, मैं यहाँ रुकता हूँ। राधिका ने कहा, नहीं मामा जी, आप मामी के साथ घर जाइए, मैं यहाँ सब संभालूंगी और किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो मैं आपको फ़ोन करके बता दूंगी। काफ़ी देर तक सलाह करते हुए आखिर में राधिका ही रिया के पास रुकी। 2 दिन बाद रिया अपने घर आ गई। रिया का इलाज चलते हुए लगभग 6 महीने हो गए, लेकिन इस दौरान उसका कोई भी दोस्त उससे मिलने तक नहीं आया। रिया ने अपने इलाज के दौरान किसी प्रकार का कोई नशा नहीं किया और उसकी तबीयत में काफ़ी सुधार हो रहा था। रिया को एहसास हो गया कि आखिर परिवार ही सब कुछ है। आज रिया को अपने चेकअप के लिए अस्पताल जाना था। अस्पताल पहुंचकर डॉक्टर ने रिया से पूछा, अब आपको कैसा लग रहा है?
रिया ने कहा, सर अब तो मुझे ऐसा लग रहा है मानो नई जिंदगी मिली हो। डॉक्टर रिया के कुछ टेस्ट करते हैं और कहते हैं कि 3 दिन बाद आकर मुझसे मिले और अपनी रिपोर्ट ले जाना। 3 दिन बाद राधिका और रिया रिपोर्ट्स लेने के लिए जाती हैं। डॉक्टर ने कहा, रिया तुम्हारे लिए खुशखबरी है। रिया ने कहा, सर जल्दी बताओ मुझे। डॉक्टर ने कहा कि अब तुम काफ़ी हद तक ठीक हो गई हो। रिया की आंखों में खुशी के आंसू निकल आते हैं। परिवार वाले सब एक दूसरे को गले लगाते हैं और इसी बीच रिया वहाँ से निकलकर एक कोने में जाकर बैठ जाती है। सब रिया के पास जाते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ तुम्हें। रिया अपने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है और कहती है कि आप लोग मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आप लोगों को बहुत दुख दिए। राधिका हो सके तो तुम भी मुझे माफ़ कर देना। तुम्हारे साथ हमेशा बुरा बर्ताव किया मैंने और तुम हमेशा बड़ी बहन होने का फ़र्ज निभाती आई हो। राधिका ने अपनी बहन को गले लगाया और कहा, पागल हो गई है क्या? तुम मेरी छोटी बहन हो और तुम्हारा ख्याल रखना मेरा फ़र्ज है। ये परिवार मेरा है और मैं अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मामा मामी ने मुझे बहुत प्यार दिया है, मुझे पढ़ाया लिखाया और मुझे इस काबिल बनाया कि मैं आज अपने पैरों पर खड़ी हूँ। ये सुनकर मामी ने कहा, नहीं राधिका, ये सब तो तुम्हारी मेहनत का फल है। मैंने तो तुम्हें परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, फिर भी तुमने कभी हिम्मत नहीं हारी और एक अच्छी बेटी बनकर अपना फ़र्ज निभाती रही। तभी मामा जी ने कहा, अब क्या हम एक दूसरे की शिकायतें करते रहेंगे, एक दूसरे से माफ़ी मांगते रहेंगे या फिर इन खुशी के पलों को सेलिब्रेट करेंगे। आज हमें एक नया परिवार मिला है जिसमें किसी के लिए कोई नफ़रत नहीं, कोई बैर नहीं। आज सही मायने में हमारा परिवार एक हुआ है और ये राधिका के जीवन की सबसे बड़ी जीत थी। वो पल पल प्यार के लिए तरसती थी, आज भगवान ने उसे भरपूर प्यार दिया। उसे अपने मम्मी पापा मिल गए और छोटी बहन भी मिल गई। आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।